नमस्कार। भारत न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है आपको और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार ने इंडिया का संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आज बैठक थी, वर्चुअल बैठक। 28 दलों का गठबंधन और बैठक में मौजूद 14 दल। कौन-कौन से वो दल थे, वो नेता थे जो बैठक में मौजूद थे, ये भी थोड़ा-सा पहले समझ लीजिए आप कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के सीएम और डीएम के चीफ स्टालिन समेत 14 दलों के नेता शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा नेता अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव गुट चीफ उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। यानी कि नीतीश कुमार का नाम प्रपोज हुआ और फिर रिफ्यूज हुआ नीतीश के द्वारा। स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे मेहमान। राकेश जी, नमस्कार। लंबे समय से नमस्कार सर, लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि संयोजक कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। साल खत्म हो गया, नया साल चढ़ गया, महीना आधा बीत गया। नीतीश कुमार का नाम प्रपोज हुआ, जो अब तक नहीं हो पा रहा था, और इधर से प्रपोज हुआ, उधर से रिफ्यूज हुआ। यानी नीतीश कुमार ने कहा हम नहीं बनेंगे। और ये समझ नहीं आया नीतीश कुमार का, मतलब कि जिस मौके का इंतजार वो भले ही शाब्दिक रूप पे नहीं कर रहे थे, ना ही जेडीयू कह रही थी। जेडीयू कह रही थी वो तो नेचुरल संयोजक है, उन्होंने ही तो ये सब कुछ बनाया है, और जब आज मौका आया तो उसको रिफ्यूज कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार के सामने अभी जो हालात हैं, उसमें न तो इनकार करते हुए बन रहा है, न तो इकरार करते हुए बन रहा है। और इज़हार वो पहले भी कर चुके थे, लेकिन छुपे और इनडायरेक्ट वे में। तो अभी जो खेल है, वो इनकार, इकरार और इज़हार के बीच जो है, वो कहीं छुपा हुआ है। इसकी वजह ये है कि नीतीश कुमार अब इंडी गठबंधन में जो जगह उनको चाहिए और इंडी गठबंधन का जो भविष्य उनको नज़र आ रहा है, उन दोनों के बीच तालमेल उनको नहीं दिख रहा है। राज्य की राजनीति में, देश की राजनीति में जो उनकी लाइन और लेंथ है, जिस तरीके से वो सोच रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बुनियाद रखी थी और जो एक्शन प्लान उनका था, वो एक्शन प्लान वाक़ई में प्लान की शक्ल में तब्दील होने से पहले उस एक्शन प्लान की हवा निकल चुकी है। यानी कि इंडी गठबंधन टुकड़ों में बँटा है, धड़ों में बँटा है और आधा, जैसा आपने बताया कि 28 दलों में से 14 दल तो आए ही नहीं। अब बचा 14 दल। अब उस 14 दल में भी जो है, आपस में सबकी अपनी-अपनी डफली, अपने-अपने राग। आपस में हर कोई अपने-अपने तरीके से चीज़ों को नापने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इंडी गठबंधन की बागडोर थाम भी लेते हैं, संयोजक बन भी जाते हैं, तो उनके हाथ आएगा क्या? तो इन तमाम हम्म। पहलुओं पर विचार करने के बाद जो है, नीतीश कुमार अभी एकदम से कहते हैं कि उन्होंने मौन धारण कर लिया है। और इस मौन के पीछे की बड़ी वजह ये है कि वो अपनी अगली रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अभी वो अगला कदम क्या होगा, इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर के राजनीतिक कौतूहल बना हुआ है। ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि न नीतीश कुमार जो है, वो अगला करवट क्या लेते हैं, किस ओर वो अगला कदम बढ़ाते हैं। इस बात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में और सियासी गलियारों में जो है, चर्चा बहुत जोरों पे है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये पद ठुकरा दिया है जिसके लिए वो लंबे समय से प्रयासरत थे। तो ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार कहीं पाला तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो अपने पूरे सियासी करियर में पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय राजनीति में 2 चेहरे आपको पता होगा कि हमेशा से जो है वो सत्ता के साथ रहे हैं। उनमें से एक है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो रामविलास पासवान और दूसरे नीतीश कुमार। तो अब नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के इस पे सबकी नज़र है और इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं यहाँ फिर दोहरा रहा हूँ, इस बात को लेके कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ना तो हाँ कह रहा है, ना तो कोई ना कह रहा है। यानी कि ना तो कोई इनकार कर रहा है, ना तो कोई इकरार कर रहा है। बस देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो जो अगला कदम होगा, वो नीतीश कुमार के सियासी करियर का आखिरी कदम होगा। क्योंकि उसके तो बाद, मतलब कि क्योंकि जी, उसकी जी। क्योंकि उम्र के इस पायदान पे 74 साल 75 साल के नीतीश कुमार हो चुके हैं और उसके बाद उनके पास अब अपनी राजनीतिक करियर में जो एक्टिव पॉलिटिशियन का जो करियर होता है उसमें 4 साल बचा हुआ है और उस 4 साल में
जो उनका आखिरी ये आखिरी पारी होगी, उस आखिरी पारी में ये जो बदलाव वो कर सकते हैं या ये अगला कदम वो क्या उठाएंगे, उससे बहुत कुछ तय होगा बिहार की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी, खास तौर से विपक्षी दलों की राजनीति में। चलिए, नीतीश कुमार पे चर्चा चल ही रही है तो कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं और बहुत सारे अंदाजे, बहुत सारे अंदेशे। अभी तो जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसके लिए भी जेडीयू की तरफ से इनकार नहीं है। या तो जेडीयू के कोई नेता जा सकते हैं और या नीतीश कुमार खुद जा सकते हैं। और ये भी एक बड़ा संकेत होगा अपने आप में कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति में भगवान राम को ले आती है और कहती है कि हम तो बाद में जाएंगे, हम अभी क्यों जाएंगे, बीजेपी का कार्यक्रम है, हालांकि वो है नहीं है, सब जानते हैं। अब अगर नीतीश कुमार जाते हैं राम मंदिर के कार्यक्रम में या उनके कोई नेता जाते हैं, दो अलग संभावनाएं हैं। नेता जाते हैं तो मुझे लगता है संभावना ये है कि हम खिलाफ नहीं है। और अभी पिछले दिनों जिस तरीके से आरजेडी के कुछ नेताओं को खरी खोटी सुनाई है जेडीयू के नेताओं ने, ये भी अपने आप में बताता है कि भाई आप अपना तो बेड़ागर कर रहे हो, सारे लोग भगवान राम को बुरा भला बोल के, निमंत्रण ठुकरा के, आप अपने साथ में जो बेड़ी में बैठे उनको भी मरवाओगे। अगर एक किश्ती में 28 बंदे सवार हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो नदी का पानी किश्ती में डालूंगा, अब वो बोलेंगे भाई तेरे को नहीं पता, हमें तो पता है कि पानी डालने से किश्ती डूब जाएगी। तो ये जो कुछ बिल्कुल सही कहा। लगे हुए हैं कुछ निमंत्रण ठुकराने में और कुछ राम का विरोध करने में, आपको लगता है कि नीतीश कुमार इन चीजों को समझ रहे हैं? अब उनको एग्जिट गेट तलाशना है, ये भी एक कहानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश कुमार को एक ठोस मुद्दे की तलाश है। एक ऐसा मुद्दा जिसको कि वो आधार बनाकर जनता को ये दिखा सके कि ये वो मुद्दे थे जिसने नीतीश कुमार को एक बार फिर से जो है वो पाला बदलने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार संख्या, नंबर गेम में नीतीश कुमार हमेशा पीछे रहते हैं। संख्या उनके पास कम होती है, लेकिन कुर्सी और सियासत की गद्दी हमेशा उनके हाथों में होती है। यानी कि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और बहुमत किसी और की होती है। नीतीश कुमार सरकार में साझीदार होते हैं, नंबर गेम कम होता है, लेकिन मुख्यमंत्री यही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सियासत में जो कहते हैं कि दबाव की राजनीति है, जोड़-तोड़ की राजनीति है, उसमें इनका कोई सानी नहीं। ये मुद्दे की तलाश में है। आपने बिल्कुल सही संकेत दिया है कि ये कुछ उन मुद्दों की तलाश में है, जिसको आधार बना करके ये अपने उस निर्णय को, जो ये पाला बदलने की बात चल रही है, उस निर्णय को ये सही ठहरा सके, ऐसे ठोस मुद्दों की तलाश है। उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि कल को आप इनको वापस मोदी जी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि जब सारे दलों ने लोकसभा के उद्घाटन समारोह का जो नई लोकसभा बिल्डिंग बनी है, नया संसद भवन जो बना है, उसका आपने देखा होगा सारे दलों ने बायकॉट किया था। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी का एक प्रतिनिधि वहाँ था, हरिवंश जी वहाँ थे, और नीतीश कुमार ने हरिवंश जी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई की बात कही बट हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार सीधे-सीधे एनडीए के साथ टकराव नहीं चाहते। तो नीतीश कुमार सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सियासत में कहाँ पे उनकी दाल गल सकती है, इसकी संभावना तलाशते हैं और उसके हिसाब से फिर कदम बढ़ाते हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए मतलब हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं राकेश जी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई और उस दौरान एक सबसे बड़ी जो घटना हुई वो यही हुई कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का जो एक न्योता था वो ठुकरा दिया। और उसको लेकर आप क्या बाकी दलों को, क्या देश को आप कन्विंस करोगे? आपकी पार्टी के लोग ही आपसे कन्विंस नहीं है। कितने गुजरात से लेकर यूपी तक कितनी जगह से इस आवाज उठी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आचार्य प्रमोद कृष्ण तो खुल के बोल रहे हैं, वो कह रहे मैं तो सौभाग्य मानता हूं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल के सबसे बड़े नेता जिनको जो वीरभद्र रहे हैं और उनके बेटे, वो कह चुके हैं कि सौभाग्य की बात है कि मुझे और मेरी माताजी को ये न्योता मिला है। मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में वो हिमाचल में। प्रतिभा जो है प्रतिभा सिंह, वो अध्यक्ष हैं उसकी हिमाचल कांग्रेस की। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है
विक्रमादित्य ने कि ये बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें अगर वहाँ जाने का अवसर मिला है और हमारा इससे पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, कोई इसको राजनीतिक तौर पे ना समझे, भगवान राम में हमारी आस्था है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपने घर में ही घिरी है, तो फिर आप देश में कैसे नहीं घिरेंगे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। मैं कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ एक कार्यकर्ताओं ने पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि पार्टी का स्टैंड जो है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर के जो है वो बड़ा ढुलमुल वाला रवैया है। न तो पार्टी खुल के इनकार कर रही है, न तो खुल के इकरार कर रही है, न तो हाँ कह रही है, ना कह रही है, ढुलमुल रवैया अपना रही है, बहाने तलाश रही, नहीं ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, नहीं तो इसका कार्यक्रम है, ये ऐसा है, हम अभी नहीं जाएँगे, हम बाद में जाएँगे, हम ये मतलब कांग्रेस इस मुद्दे पे कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये जन आस्था का सवाल है। नहीं, राम राकेश जी एक बात छोटी-सी बात बताइए, आप और मैं पड़ोसी हैं। आपका फ्लैट, मेरा फ्लैट अगल-बगल में है। आपकी मेरी लड़ाई होगी किसी विषय को लेकर। अब मैंने माता का जागरण रखवाया अपने सोसाइटी में और आपको भी आमंत्रित किए। ये कार्यक्रम रोहित का कार्यक्रम है या महामाई का कार्यक्रम है? आप रोहित से मिलने आओगे या महामाई के आगे सिर झुकाने आओगे? कहिए आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपसे मेरा 100 बिल्कुल, मनमुटाव हो सकता है। बिल्कुल, या मान बिल्कुल। लीजिए रोहित भी नहीं है, ये सोसाइटी ही कार्यक्रम करा रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, आपका भी है, मेरा भी है और मेरे मुझे भी आमंत्रण है, आपको भी है। अगर आप इसलिए नहीं जाएँगे कि भई रोहित भी जा रहा है, अब ये प्रधानमंत्री ये तो ये 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 कमेटी के ये आपने सदस्य नहीं है। ये आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि उनको परेशानी राम से है या उनको परेशानी बीजेपी से है। सीधी बात है। अगर हाँ, सीधी बात। अगर अगर राम से कोई परेशानी नहीं है, उनको तो राम के कार्यक्रम में बुलाया गया है और भगवान राम का जो कार्यक्रम है, उसमें जाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हाँ, वो कह रहे हैं कि उसके बाद जाएँगे हम प्राण प्रतिष्ठा के, मतलब जब जागरण क्यों? खत्म हो जाएगा, सब अपने घर नहीं, नहीं, चले जाएँगे, तब मैं जाऊँगा मत। तो आप भगवान से संपर्क रखें ना, आप इंसान से संपर्क क्यों रखते हैं? आपको इंसान से परेशानी है, आप इंसान को छोड़िए, आप तो भगवान के कार्यक्रम में जा रहे हैं और हुँ, कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वक़्त से जो चीज़ें होती हैं, उसका अपना अलग प्रभाव होता है, उसकी अपनी एक अलग आभा मंडल होता है। आप वक़्त निकलने के बाद आप हर काम क्यों करना चाहते हैं? हुँ, हुँ। तो वक़्त गँवा करके आपको क्या मिलेगा? तो और जनता दूसरी बात ये जनता है राकेश जनता जी, के बीच जनता के बीच एक गलत मैसेज जाएगा कि कांग्रेस सुबह पार्टी जो है 11:30 बजे आज वर्चुअल बैठक शुरू होनी थी। उससे ठीक आधा घंटा पहले मैंने जो न्यूज़ देखी, जिसमें अधीर रंजन बहुत बरसे ममता बनर्जी पर और कहा हम भिखारी नहीं हैं, नहीं जाएँगे आपके पास माँगने। ऐसे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि सीट माँगने नहीं जाएँगे। आपको मैं एग्ज़ैक्ट शब्दावली भी उनको बताने की कोशिश करूँगा, जो उन्होंने आज प्रयोग की है। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बैठक से ठीक आधा घंटा पहले, बेईमान और अहंकारी है ममता। ये जो खबर मैं आपको मीडिया के ज़रिए बता रहा हूँ जो आज आई है, सोनिया भीख नहीं माँगेगी, इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले अधीर रंजन का ज़ोरदार हमला। अब एक चीज़ समझ नहीं आती है, गठबंधन के साथी हैं आप सब लोग। एक दूसरे को बेईमान भी बता रहे हैं, झूठा भी बता रहे हैं और फिर गठबंधन करके वोट मांगने क्या जाएँगे तो क्या कहेंगे? ये झूठे और बेईमान तो हैं पर वोट दे दीजिए हमें। आप जनता को क्या समझ रहे हैं? एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं और उसके बाद वोट मांगने भी इकट्ठा जाएँगे आप। तो ये कैसा गठबंधन है? दरअसल ये जो है, ये गठबंधन के ज़रिए कुर्सी हथियाने की साजिश है। मैंने आपको हुँ, बहुत पहले के कार्यक्रम में एक बार जब हम और आप इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, तो मैंने तभी ये साफ कर दिया था कि ये गठबंधन देश की भोली-भाली जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और गठबंधन के नाम पर जो तस्वीर जनता को दिखाई जा रही है, उसकी हकीकत वो नहीं है, जो ये बयाँ कर रहे हैं। उसकी हकीकत कुछ और है, जो कि चुनाव के बाद नज़र आएगी। चुनाव के बाद इन सब के बीच कुछ वैसी ही तस्वीर, इनके बीच का जो रिश्ता है, इनके बीच का जो ताना-बाना है, कुछ उस शक्ल में तब्दील होकर लोगों के सामने आएगी, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश और कांग्रेस के बीच है। कोई हुँ, एक-दूसरे को देखना नहीं चाहता। सब एक साथ लड़े थे, गठबंधन बनाया था
और जब गठबंधन में जबरदस्त हार हुई, उसके बाद सब एक दूसरे को ताना देते हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, सब एक दूसरे को कोसते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये गठबंधन, आप यकीन मानिए कि ये गठबंधन जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। नहीं, आप चलिए, हम कह रहे हैं आपने गठबंधन किया, अच्छी बात है, राइट है। राजनीति में गठबंधन में आना, एनडीए बना, यूपीए बना और अब इंडी भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा था आपने जोरों शोरों से? त्याग होगा, हम करेंगे सबसे बड़ा त्याग। अगर त्याग की इतनी भावना है तो फिर आज तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई? अब तक तो हो जानी चाहिए थी। त्याग क्या क्या मतलब होता है कि आप लीजिए पहले सर, आप जो बोले कोई दिक्कत नहीं। जब त्याग, त्याग कहाँ दिख रहा है यहाँ पर? तो ये दिख रहा है कि भैया बस पहले मैं, मेरे को ज्यादा, मैं 2 नहीं लूंगा, मैं 4 नहीं लूंगा। देखिए, सवाल त्याग का नहीं है, सवाल निष्ठा का है, सवाल ईमानदारी का है, सवाल आपसी समझदारी का है, सवाल आपस में एक दूसरे के कंसर्न को समझने का है। और उससे भी बड़ा सवाल कि जहां जनता का हित जो है वही नजरअंदाज कर दिया जाए, तो फिर बाद बाकी चीजों का क्या मतलब बनता है? इन दलों के लिए, इंडी गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, उनके लिए जो पहली प्राथमिकता है वो है सत्ता, वो है कुर्सी, वो है ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना और अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताना। तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इस तरीके से जो गठबंधन का खेल अब ये खेल रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक के बूते नहीं है कि वो चुनाव जीत लें, क्योंकि जनता इनकी हकीकत अच्छी तरीके से जानती है। कोई एक पार्टी इंडी गठबंधन में यह दावा नहीं कर सकती कि मैं अपने बूते चुनाव जीत जाऊंगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो। और इसीलिए ये जितने भी इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, ये सब अब एक साथ, चूंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है, सियासत में इनके जितने भी रंग हैं, जनता हर उस रंग से वाकिफ है। अब जनता को ये कोई नया रंग दिखाना चाह रहे हैं, जनता को कोई नया नाम दिखा रहे हैं कि हम इंडिया हैं। अरे इंडिया है या इंडी है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले जो तस्वीर आप जनता को दिखा रहे हैं, या आपकी जो हकीकत भरी तस्वीर किसी न किसी बहाने जनता के सामने आ रही है, वो बहुत कहानी जनता को समझा चुकी है, बहुत कहानी जनता को बता चुकी है। और अब मेरे कहने से नहीं, आप चुनाव नतीजों को मिला करके देख लेना कि जनता इनके खिलाफ इतनी जबरदस्त वोटिंग करेगी, इतनी जबरदस्त वोटिंग करेगी कि पिछली बार भी जो गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उससे भी बुरा हाल होगा। पहले तो 2 सीटों, आप इनकी शब्दावली देखिए ना। आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे थे, इनकी शब्दावली देखिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, आप नेता हैं, आप सांसद हैं, आप अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी शब्दावली क्या है? भीख नहीं मांगते। कोई इस तरीके की शब्दावली करता है क्या? पढ़े लिखे लोगों की भाषा क्या ऐसी होती है क्या? तो इसका मतलब यह है कि इनका विवेक खत्म हो चुका है, ये इनका ज्ञान अपने ही खत्म हो चुका है, सहयोगी इनकी दलों सोच पे, खत्म हो चुकी है। अपने ही सहयोगी दलों पे इस तरह के तंज कसना, हमले करना, तो फिर बीजेपी की तो जरूरत ही नहीं है अगर आप ही कर रहे हो। आपका नेता तय नहीं है। आज 13 जनवरी तक नेता तय नहीं है। कोई कहता है खड़गे जी को बना दो, कोई कहता है नीतीश कुमार को बना दो, कहते हैं लालू जी का नाम भी बीच में आया था। आपके एजेंडा तय नहीं है, एजेंडा तय है, वन लाइनर, मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है नहीं पता। आपकी सीट शेयरिंग तय नहीं है। अक्टूबर में बोले, नवंबर, नवंबर में बोले 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को, आज 13 जनवरी, 13 जनवरी को भी सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई। कमेटियां बन रही हैं, बात हो रही है, सब अच्छा चल रहा है। जब कुछ तय नहीं है, ना नेता ना एजेंडा, और बहुत सारी चीजें तो वैसे ही घुल मिल गई, पता नहीं कहाँ गई। वो एक क्या लोगो भी आने वाला था कुछ, वो भी आते आते रह गया। और कुछ अब नहीं, मीटिंग भी गठबंधन। वर्चुअल पे आ गई है। मीटिंग भी अब वर्चुअली हो रही है। हालांकि देश में कोई चुनाव नहीं चल रहा है, अब कहीं हो नहीं रहा है कुछ कि चलो कहीं कैंपेनिंग के लिए किसी को जाना है, कुछ करना है। 28 में से 14 दल हाजिर हो रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे बड़े लास्ट मोमेंट पे बताया, मैं इसलिए नहीं आई। अखिलेश यादव का मुझे नहीं पता रीजन कि क्यों नहीं आ पाए वो, और बाकी दलों का भी स्टेटस मुझे नहीं पता है। लेकिन ये तय है कि अब इंडी गठबंधन के जो जितने दल हैं गठबंधन में, वो ये तो समझ गए कि भैया हमारा क्या है, हम तो एक स्टेट के बंदे हैं। बिहार, कोई बिहार में आंसरेबल है, कोई बंगाल में आंसरेबल है, कोई तमिलनाडु में आंसरेबल है, कोई कहीं आंसरेबल है, लेकिन कांग्रेस पूरी इंडिया में आंसरेबल है।
अगर कांग्रेस के सामने वो इस वक्त जितनी मर्जी डिमांड रख दे, कांग्रेस को माननी पड़ेगी, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए गठबंधन वो हाल हो गया है कि किया तो फंस गए हैं, सबसे छोटी पार्टी बनकर लड़ना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर वैसे हो जाएगा, अरे भैया ये तो गठबंधन बना के भी फिर आगे नहीं जा पाए, ये तो मतलब वही नहीं है। तो इस वक्त तो बड़ी अच्छी बार्गेनिंग पावर है सभी पार्टियों की, वो जो बोलेंगे कांग्रेस को वो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा होने के नाते पार्टी में, गठबंधन में आपको सबकी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई गठबंधन से बाहर जाता है या गठबंधन में कोई दिक्कत आती है तो सभी उंगलियां कांग्रेस की तरफ उठेंगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने बड़ा सेफ साइडर चुना, कन्वीनर बनने से भी मुझे लगता है उन्होंने इनकार कर दिया, और अब खड़गे साहब का नाम चल रहा है, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या घोषणा होती है। पर क्या लगता है आपको, ये कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है? कंफ्यूजन की स्थिति आप कह सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन से भी ज्यादा ये जो है वो बिखराव की राह पे इंडी गठबंधन है। आप कंफ्यूजन इसको मत कहिए, आप यूं कह लीजिए कि इंडी गठबंधन अब गठबंधन ना होकर के अब वो एक बिखराव की राह पे है, जो सिर्फ और सिर्फ ये इशारा करता है कि वो दिन बाकी है जब ये गठबंधन टूट जाएगा, ये गठबंधन खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद तो छोड़िए, मुझे लगता है चुनाव के पहले ही ये गठबंधन या बनने से पहले ही ये बिखर जाएगा। आप ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का हाल आपने देख लिया, बिहार में कांग्रेस की वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है, एक सीट है वो कब कहां क्या हो पता नहीं। आप पंजाब देख ही रहे हैं, आप हिमाचल देख ही रहे वोट हैं। मांगने में कैसे जाएंगे राकेश जी? वो भी ट्रेंड नहीं मुझे समझ आ रहा है कि जब भी आप कहीं वोट मांगने जाएंगे तो आपको किसी को तो, आपके साथ 8 कैंडिडेट खड़े हैं, अगर मैं वोट मांगने जाऊंगा तो मैं बाकी 6-7 की कमियां गिनाऊंगा। पर ये होगा कैसे? अगर पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस के नेता वहां पर आपके नेताओं को गलत बताएंगे, लेकिन दिल्ली में हो गए, वहां कहेंगे बहुत अच्छी है। तो नहीं, एक पार्टी दिल्ली में अच्छी है, दिल्ली में भी नहीं होगा। नहीं कह रहे हैं हो जाए, मतलब ऐसी संभावना जता रहे हैं, आगे तो भगवान मालिक है। नहीं, मान लीजिए कि 250 किलोमीटर दूर आम आदमी पार्टी अच्छी है दिल्ली में, पंजाब में आती आती बुरी कैसे हो गई फिर? तो आप किस लिहाजे से वोट मांगेंगे कि आधे कांग्रेसी तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आधे नहीं? तो एक फॉर्मूला भी समझ नहीं आ रहा है। तो समझदारी तो और यही होगी, और और कि देखिए, ये लोकसभा चुनाव का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि जो गणित या जिस आधार पर विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होती है, उसके ठीक विपरीत लोकसभा के लिए वोटिंग होती है। आपने हम्म, देखा होगा कि राजस्थान में लोकसभा की जितनी सीटें हैं वो सब कांग्रेस ले जाती है, सॉरी वो सब बीजेपी बीजेपी, ले जाती है। दिल्ली में जितनी सीटें हैं, सब बीजेपी। विधानसभा के परिणाम जो भी आए, जितनी सीटें हैं सब बीजेपी ले जाती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें बीजेपी ले जाती है, मध्य प्रदेश में अधिकांश सीटें बीजेपी ले जाती है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश सीटें बीजेपी ले जाती है। आप यही हाल कर्नाटक का है, अधिकांश सीटें बीजेपी ले जाती हैं। हम्म, बिहार में अधिकांश सीटें बीजेपी ले जाती हैं, झारखंड में हम्म, अधिकांश सीटें बीजेपी ले जाती हैं। इवन कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी। तो ये जो माहौल है पूरे उत्तर भारत में, कांग्रेस कहीं भी सीन में नहीं है। आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए अखिलेश यादव का क्या हाल होता है, 3 4 5 सीटों पे सिमट के रह जाती है पार्टी। तो ऐसे में जब विपक्षी दलों का ये हाल है, तो आपको क्या लगता है कि जब ये बिखर जाएंगे, ये 4 5 सीटें कब आई थी? जब ये कांग्रेस और मायावती के साथ गठबंधन में थे, तब ये सीटें आई थी। तो अगर ये बिखर गए, मायावती तो पहले ही अलग है, कांग्रेस भी अलग हो ही जाएगी, तो इनका क्या अस्तित्व रहेगा? ये महज एक, मैंने कहा कि या तो ये बनने से पहले बिखर जाएगी, और अगर पार्टी गठबंधन बनाने में कामयाब हो जाती है ये पार्टियां, उसके बाद भी इनको जो सीटें मिलेंगी वो चेहरा बचाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे हम्म, में गठबंधन नाम मात्र का है, ये गठबंधन कितना भी बना ले, अब तो समय नहीं है, लेकिन जितना भी कोशिश कर ले, नतीजा वही होना है, क्योंकि बीजेपी प्रचार में, रणनीति में और योजना बनाने में बहुत आगे निकल चुकी है। वक्त अब बचा नहीं है और चुनाव सिर पे है। ऐसे में अब इंडी गठबंधन का होना या न होना कोई बहुत मायने नहीं रखता। हम्म। और अभी ये भी है कि अभी आप एक बार राम मंदिर का ये कार्यक्रम होने दीजिए, उसके तुरंत बाद जो है वो आप देखिए कैसे बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट आनी शुरू होती है, जबकि सीट शेयरिंग पे फैसला भी नहीं बन पा रहा होगा और बीजेपी अपनी लिस्ट भी जारी कर देगी, ऐसी भी संभावना है।
और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जरूर कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के लिए बात फाइनल होती दिख रही है। अभी की रिसेंट थोड़ी देर देखिए, पहले की खबर है। मैं की कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है बार-बार जो है वो ईडी का नोटिस जो है और उसके समन को बार-बार जो है सो ठुकरा रहे हैं या हम्म किनारे कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। तो हो सकता है हम्म एक दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाए। तो नहीं, ऐसी संभावनाएँ मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन की आपने बात की है, उनको भी कहते हैं कि फिर से एक बार जो है वो जो मामला उन पे चल रहा है, सोरेन को पत्र भेजकर ईडी ने हाजिर होने के लिए नई डेडलाइन दी है। साथ ही पूछा है कि हम समन भेज रहे हैं, आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? ईडी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी के बीच एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराएं। और इस इससे पहले भी ईडी ने जो है इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। अब पत्र लिख के पूछा गया है कि आप भाई साहब आ क्यों नहीं रहे हैं, है ना? और जांच अधिकारी को अपनी सुविधा अनुसार तारीख, स्थान आदि के बारे में जानकारी देने को कहा गया है कि आप नहीं आ सकते, आप बता दीजिए हमें। तारीख आप बता दीजिए अपनी सहूलत के हिसाब से। तो कुल मिला के अब ईडी ने जो है वो एक डिफरेंट रुख अख्तियार कर लिया है सोरेन मामले में भी, कि भाई आप अपनी सुविधा बता दीजिए। चलिए आप मुख्यमंत्री हैं, बिज़ी हैं, तो अब ये हो गया, अब सिस्टम ये है। अब सिस्टम देखिए, अब मुझे जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं समीकरण बदलते जा रहे हैं, तो मुझे अब लगता है कि मजबूरी में क्योंकि जब अदालत पूछेगी तो ईडी के पास भी अपना ग्राउंड होगा कि हम क्या करें? इतने समन देने के बाद भी अगर कोई नहीं आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी पड़ेगी। चलिए, तो क्या लगता है खड़गे साहब स्वीकार करेंगे चेयरमैन का पद जो है? और जैसे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और बाकी सब नेता जो हाजिर नहीं थे, उनकी सहमति के बाद फिर ये एक अंतिम रास्ता दिखाई पड़ता है। देखिए, खड़गे साहब बन जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे भी कांग्रेस पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडी गठबंधन एक डूबती हुई नाव है, सिंकिंग हुँ, बोट है। हुँ, इस पे जो सवार होगा, वही डूबेगा। हुँ। चलिए, ये नाव डूबती नाव है या ये नाव तर जाएगी, ये अब क्योंकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, चीज़ें और साफ़ होंगी। सीट शेयरिंग पे क्या होता है, कन्वीनर को लेके क्या बातचीत होती है, कितनी सहजता से लोग स्वीकार करते हैं, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतने सवाल उठे हैं, गठबंधन की बहुत सारी पार्टियों ने जो इनकार किया है जाने पर, उसको लेकर जनता का क्या रिएक्शन रहता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर इंडी गठबंधन को ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब संभल रहे हैं। अभी मालदीव मुद्दे पे भी देखिए आप, शरद पवार जैसे बड़े नेताओं ने भी मोदी जी की खुल के तारीफ की है और उनका साथ दिया है। क्योंकि अब ये लोग समझते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे में उनके साथ खड़े होना ज़रूरी है। और अगर इंडी गठबंधन की पार्टियाँ ही इस तरीके से, जैसे प्रतिभा सिंह जो हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं हिमाचल की, उन्होंने भी तारीफ की मोदी जी की। तो अब जब ऐसी बातें होने लगे तो समझ में आता है कि जो किश्ती है जिसकी आपने बात की वो तरेगी और किसकी डूबेगी, ये तो जनता तय करेगी। क्योंकि जनता अब सभी चीज़ें नोट कर रही है, देख रही है, और बहुत जल्दी ये जो 2-3 महीने में साफ हो जाएगा किश्ती का ये मसला। लेकिन इंतज़ार है उस खवैया का जो इस किश्ती का चप्पू चलाएगा, वो किसके हाथ में पकड़ाया जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो मना कर दिया वो चप्पू पकड़ने से, है ना? अब देखिए रोहित जी यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ कि मॉरिशस की सरकार ने 22 तारीख को वहाँ की जनता के लिए 2 घंटे 2 घंटे के विशेष छुट्टी का ऐलान किया है, कि सरकारी दफ्तरों में 2 घंटे के लिए छुट्टी रहेगी, ताकि लोग जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 2 घंटे तक चलेगा, उस 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान लोग अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने घरों में, मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकें। तो ये वाह! एक बड़ा कदम है। अगर दुनिया के दूसरे देश भी, भारत के बाहर भी अगर दूसरे देश जो है, वो सार्वजनिक तौर पर अपने देश की जनता के लिए छुट्टी का ऐलान करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। और इस बहुत बड़ी तरीके की खबर है। अगर बाहर हो सकती है, तो अपने देश में लोग जाने से फिर कतरा क्यों रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा। जब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था कि इंडोनेशिया जैसे सबसे बड़े मुस्लिम देश में भी हर रोज़ जो है मंचन, जो रामायण का जो है वो टेलीकास्ट होता है वहाँ पर, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा रामलीलाएँ वहाँ पर होती हैं। तो अपने ही देश में राम का विरोध करने के बाद कहना कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, तो आपने तो अनाउंस कर दिया है बीजेपी के राम है, राम तो सबके हैं। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जाने से कोई मतलब उन लोगों के लिए है जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनको न्योता नहीं है और कहा गया है कि आप घर से ही रहकर जो है प्रणाम कीजिए, तो हम तो जा सकते हैं, हम आम लोग हैं।
अगर हम में से कोई भाग्यशाली होता, हमें निमंत्रण मिलता तो हम चले जाते, लेकिन अब जैसे सरकार की व्यवस्था है वो भी बनानी है, तो उसमें हम शामिल हैं। लेकिन जिनको मिला है वो मिलने पे भी अगर ना जाए, बहुत सारे कांग्रेसी तो जाएंगे, उन्होंने बोल दिया अपने अपने तौर पर, जो बोल रहे हैं अपनी अपनी स्टेट से। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जाएंगे, बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर जाएंगे। अब सबको सन्मति दे भगवान, यही कह सकते हैं। और इंतजार करते हैं, जो आपने किश्ती वाली बात कही है उसका इंतजार रहेगा कि जनता किसकी किश्ती में बैठना ज्यादा बढ़िया समझती है, कि किसकी किश्ती उनको और देश को पार लगाएगी। ये जनता पर फैसला हम छोड़ देते हैं आज, और देखते हैं जनता किसकी किश्ती में सवार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। जितने लोग हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप भी जरूर बताइए कि आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।